हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये एलपीपी जो है आपका 8 मार्क्स का आता है। इसमें हमको बेसिक दो चीजें समझनी पड़ेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कंस्ट्रेंट और एक दूसरा है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब क्या होता है कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो मैं आता हूं एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए एक फर्नीचर शॉप है जहां पे टेबल और चेयर उन्होंने बेचना है। तो वो क्या करते हैं, टेबल खरीद के आते हैं, उनको एक टेबल की कॉस्ट पड़ती है 2,500 रुपए। चेयर खरीद के आते हैं, उनको एक चेयर की कॉस्ट पड़ती है 500 रुपए। टेबल बेचने से जो उनको प्रॉफिट होता है वो है 250 रुपए, और तुम्हारा चेयर बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसको है वो है 75 रुपीज। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करे, वो क्या करेगा? टेबल बेचेगा कि चेयर बेचेगा? तुम बोलोगे भैया सारी की सारी टेबल्स बेच दो, लेकिन टेबल बेचने के लिए टेबल खरीदनी भी तो पड़ेगी। तो हमको वो देखना पड़ेगा कि उसका बजट कितना है। उसका बजट है 50,000 रुपए का बस। उसका बजट कितना है? 50,000 रुपए का। तो अब जो टेबल खरीद के आएगा उसको रखना भी तो पड़ेगा गोडाउन में। तो उसके लिए उसके पास स्पेस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट्स की स्पेस है। अब ये मैं एक टेबल और एक चेयर को एक यूनिट मान रहा हूं, दोनों को एक एक यूनिट मान रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अब उसके पास बजट जो है वो 50,000 रुपए का है। स्पेस जो है वो यहाँ पे क्या हो गई? 60 यूनिट्स। तो अब बजट और स्पेस आर द टू कंस्ट्रेंट्स टू obtain a maximum profit. So budget and space will be the constraints. These are the constraints, and maximum profit will be the objective statement. And what will be the maximum profit? मैं मानता हूं उसने x टेबल्स बेचे और y चेयर्स बेचे, तो एक टेबल से उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो 250 रुपए था। तो x टेबल से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 250x, प्लस y चेयर से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 75y, एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। यही तो फाइंड करना है एलपीपी में। मतलब इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट तो मैं समझ गया यार, लेकिन भैया कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि मेरे पास सिर्फ बजट ही 50,000 रुपए का है, मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। वो एक जन आता है बोलता है काम करो ना, 250 रुपए तुमको प्रॉफिट होता है एक टेबल से, सारी की सारी टेबल खरीद के बेच दो। तो अगर अब मैं सारी की सारी टेबल खरीदूंगा 50,000 रुपए में, मेरे पास कितनी ही टेबल आ जाएंगी? मैं बोलूंगा भाई 50,000 रुपए में तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 टेबल आ पाएंगी यार, लेकिन मेरे पास स्पेस तो 60 यूनिट्स की है। मैं क्यों अपना स्पेस का नुकसान करूंगा? ना मुझे स्पेस का नुकसान करना है, ना मुझे बजट का नुकसान करना है। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, सारी की सारी टेबल रखना यहाँ पे अलाउड नहीं रहेगा। तो फिर क्या करूं? मुझे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को अटेन करना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब तुम बोलते हो कि अच्छा भैया चेयर है, एक काम करो, चेयर तो सस्ती पड़ रही है, चेयर तो सस्ती पड़ रही है, एक काम करो सारी की सारी चेयर्स ले आओ। मैं तुमसे पूछता हूं, अच्छा सारी की सारी चेयर्स ले आऊं, 50,000 रुपए मेरा बजट है, और मैं कितनी चेयर्स ला सकता हूं उसमें बेटा? कितनी चेयर्स ला सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 100 चेयर्स। अब मैं 100 चेयर तो ले आऊं, मेरे पास तो स्पेस ही 60 यूनिट का है, कहां रखूंगा 100 चेयर? तो नहीं कर सकता ये भी। तो अब क्या करूं? अब मुझे एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। किसका बैलेंस ढूंढना पड़ेगा? कि कुछ टेबल और कुछ चेयर्स को मैं खरीदूं और बेचूं, जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज। पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में यही है, सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स में यही है। आपको करना क्या है बेटा? आपको उठाना है इधर पे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस लिखनी है, और कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट अटेन हो जाना चाहिए। तो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इक्वेशन? कैसे लिखूं मैं कंस्ट्रेंट इक्वेशन? मुझे इतना पता है, अगर मैं स्पेस कंस्ट्रेंट की बात करूं अभी आपसे, अगर मैं यहां पे स्पेस कंस्ट्रेंट की बात करूं आपसे, तो स्पेस कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? अभी अभी मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पे बोल रहा हूं ना कि x टेबल और y चेयर, तो x प्लस वाई। अब स्पेस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट्स की। तो यहां पे क्या बोल दोगे?
x प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 16। ये मेरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। कौन सा कंस्ट्रेंट है? ये स्पेस। लेकिन बजट कंस्ट्रेंट कैसे लिखोगे? तुम बोलोगे भैया बजट कंस्ट्रेंट के लिए आपका बजट है 50,000, मतलब आपका जो खर्चा है उससे कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो अब अगर उससे कम या उससे बराबर होना चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? एक टेबल आती है 2,500 रुपए की, तो एक्स टेबल्स कितने की आएंगी? 2,500 एक्स प्लस वाई चेयर्स है तो वो 500 की एक, तो वाई कितने की? 500 वाई की। और ये जो टोटल खर्चा है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू बेटा 50,000। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। अब इसको क्या है? 50,000 से कम होना है। अब ये 50,000 से कम होना चाहिए और स्पेस क्या है? सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट्स की है। और हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, यहां पे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या निकल के आया अपना? ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाज 250x, मतलब मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। बेटा एक टेबल से प्रॉफिट कितना होता है? 250 का, तो एक्स टेबल से कितने का होगा? 250x का प्लस बेटा 250x प्लस 75y। क्यों? क्योंकि एक चेयर से 75 का, तो वाई चेयर से 75y का मुझे प्रॉफिट होगा एंड इसको मुझे करना है मैक्सिमम। अब बेटा इसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है कॉर्नर पॉइंट मेथड, जो आपके सिलेबस में। तो अब मैं आपको समझाता हूं कॉर्नर पॉइंट मेथड है क्या। मुझे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? ग्राफ में बनाना पड़ेगा। मुझे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस को ग्राफ में बनाना पड़ेगा। और कौन से इक्वेशंस बनेंगे? तुमको यहां से बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and y should also be greater than 0 because these are the number of tables and number of chairs. This should never be less than 0. ठीक है, तो ये बातें मेरे को समझ में आई। मुझे ये सबको क्या करना है? किस सबको? 1 2 3 और ये 4, इन 4 चीजों को ग्राफ पे बनाऊंगा। उससे मुझे फीजिबल रीजन मिलेगा। क्या होता है फीजिबल रीजन? अभी हम देखते हैं, ग्राफ में देखते हैं। और उससे मुझे क्या मिल जाएगा? तुम्हारा टेबल मिल जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट सेटिस्फाई करके मैं आंसर कर दूंगा। तो देखते हैं पूरा मेथड कैसे चलता है। तो यहां पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो मुझे करना क्या है? इनको ग्राफ पे बनाना है। अब इसको अगर ग्राफ पे बनाना है तो बेटा इसको ग्राफ पे बनाने के लिए तुम क्या करते हो? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है। अब x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 है अगर, तो मैं इसको ये मान के चलता हूं। अब क्या करता हूं? क्योंकि इनइक्वालिटी क्या आंसर देती है? ग्राफ में एक रीजन आंसर होता है। ग्राफ में एक रीजन रिप्रेजेंट करता है किसी भी इनइक्वालिटी को। लेकिन अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, तो अगर x प्लस वाई इक्वल टू 60 लिखता हूं तो दैट विल रिप्रेजेंट अ लाइन। तो पहले तो मुझे लाइन बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से फिर रीजन मार्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं? अभी के लिए इसको मान लेता हूं, सिर्फ ग्राफ पे लाइन बनाने के लिए लिख रहा हूं ऐसा, x प्लस वाई इक्वल टू 60। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। आपको आंसर किससे करोगे? इनइक्वालिटी से ही करोगे। ये सिर्फ ग्राफ में आपको इजी पड़े बनाने में, इसलिए बता के दिखा रहा हूं। ठीक है, और क्या दिया है आपको? 2500x प्लस 75y और यहां पे क्या, सॉरी, प्लस 500y प्लस 500y। ये दूसरी कंस्ट्रेंट चल रही है अपनी जो, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 50,000। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? 50,000 से कम होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इक्वल टू का साइन बनाऊं तो ये कैसा बन जाएगा? 2500x प्लस 500y, दिस शुड बी इक्वल टू 50,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा? इधर पे 500 से डिवाइड कर दो अगर आप इसको, तो इधर पे 500 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। 5x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 100। अब इसको मेरे को क्या करना है? ग्राफ में बनाना है। अब मैं ग्राफ में बनाता हूं इसको। कैसे बनाऊंगा? अब ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 60 को सॉल्व करने जाऊंगा। अब अगर x प्लस वाई इक्वल टू 60 को सॉल्व करूंगा तो एक बार x 0 डालूंगा तो y 60 मिलेगा, एक बार y 0 डालूंगा तो x 60 मिलेगा। तो दो पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? 0,60 और एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 60,0 से पास होने वाली लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यहां पे इसको देखूं 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 को, तो 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 कैसे मार्क करोगे बेटा? तो x को 0 डालोगे तो y 100 और बेटा y को 0 डालोगे तो x हो गया 20। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे? 0,100 और 20,0। तो अब ग्राफ में बनाते हैं इसको।
अब अगर मैं ग्राफ में बनाऊं तो ये पहले मैंने लाइन बना ली, कौन सी लाइन हो गई है मेरी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है तुम्हारा 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100। दूसरी लाइन भी बना लेते हैं, दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब इसकी बात करूं, सिर्फ इस लाइन पे बात कर रहा हूं कि इधर पे इनइक्वेशन कैसे सॉल्व करूंगा, कौन सी इनइक्वेशन, 5x प्लस वाई, यहाँ पे जो तुम्हारी लिखी हुई थी ना, जो ये इनइक्वेशन लिखी हुई थी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5x प्लस यहाँ पे y शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। ये इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। अब अगर ऐसा होना है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। अब कौन सा रीजन, अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एक लाइन है तो पूरा ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला रीजन, दूसरा ये वाला रीजन। तो एक रीजन को बेटा मैं बोलता हूं ओरिजिन कंटेनिंग, और दूसरे रीजन को मैं बोलता हूं ओरिजिन नॉन कंटेनिंग या फिर नॉन ओरिजिन कंटेनिंग। ठीक है, तो अब कौन सा रीजन है जो ओरिजिन कंटेनिंग है, जहां पे ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब रीजन 2 पे जो है वहां पे ओरिजिन है, ये देखो ये ओरिजिन है ना, तो हम इस वाले साइड को क्या बोलते हैं, ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। तो हम देखते हैं कि कौन सा वाला साइड आंसर है, फर्स्ट वाला साइड आंसर है इसका या सेकंड वाला रीजन आंसर है। तो अब जब आप इस इक्वेशन में ओरिजिन सेटिस्फाई करते हो तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखो, तो ये क्या बन रहा है, जीरो, ये क्या बन रहा है, जीरो, और इसके सामने इक्वेशन क्या थी, लेस देन 100। इसके सामने भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, लेस देन। इज दिस इन इक्वेशन ट्रू, यस दिस इज ट्रू एज जीरो इज लेस देन 100। और अगर जीरो इज लेस देन 100, 0,0 रखने से अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कौन सा वाला रीजन आंसर हो जाएगा, ओरिजिन कंटेनिंग वाला। तो टेक्निकली कौन सा रीजन आंसर हो जाएगा, ओरिजिन कंटेनिंग वाला रीजन। तो ओरिजिन कंटेनिंग वाला कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन। ओरिजिन कंटेनिंग वाला कौन सा रीजन है, सेकंड रीजन। तो अब फर्स्ट रीजन से कोई लेना देना मुझे नहीं। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे ही सेकंड लाइन भी बनाऊंगा, फिर सेकंड लाइन का रीजन चेक करूंगा, और फिर दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वही मेरा रिक्वायर्ड रीजन है। तो आओ देखते हैं। अब अगर मैं सेकंड लाइन भी बना दूं, इसके पहले मैंने क्या मार्क किया था, ये वाला रीजन मार्क कर दिया था, कौन सा वाला, जो लाइन रेड वाली लाइन के ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड है। तो मैं इस वाले रीजन को क्या कर चुका हूं, पहले ही मार्क कर चुका हूं, अभी ऊपर मार्क किया ना अपन ने। तो ये कौन सी लाइन है, 5x प्लस वाई इक्वल टू 100 वाली लाइन है। अब मैं इस ब्लू लाइन को देखता हूं, तो ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, लेकिन इसके पीछे इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अब मैं क्या करता हूं, मुझे इधर पे भी इस ब्लू लाइन को देखो, तो इसके पास भी तो दो रीजन है, एक ओरिजिन कंटेनिंग और एक ओरिजिन नॉन कंटेनिंग। तो वो रीजन कौन से हो जाएंगे, आप देखोगे ध्यान से, तो ये एक रीजन है इसके पास ब्लू वाली लाइन के पास, और दूसरा रीजन जो ब्लू वाली लाइन के नीचे है। तो ओरिजिन कंटेनिंग रीजन कौन सा हो जाएगा ब्लू वाली लाइन के लिए, नीचे वाला। तो अब मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखता हूं। जब मैं ओरिजिन को सेटिस्फाई करके देखता हूं तो यहां पे क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऐसे इक्वेशन का कौन सा रीजन आंसर होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, ऑब्वियसली जो ओरिजिन कंटेनिंग है वही वाला होगा, जो ओरिजिन कंटेनिंग है वही वाला होगा। तो मतलब सेकंड रीजन जो होगा हमारा आंसर होगा। मतलब अब मेरे को फर्स्ट रीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सेकंड रीजन मतलब इस लाइन के नीचे वाले रीजन को मैं क्या कर लेता हूं, शेड कर लेता हूं। तो इस लाइन के नीचे वाला रीजन ये है, इस लाइन के नीचे वाला रीजन ये पूरा है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। और अब मैं ब्लू लाइन के नीचे वाला मार्क करूं तो ये भी ब्लू लाइन के नीचे वाला रीजन है, और ब्लू लाइन के नीचे ये वाला भी रीजन है, और ये पूरा रीजन जो है वो ब्लू लाइन के नीचे वाला रीजन है। तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा आंसर में आ जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर के लिए मैं और क्या चेक करूंगा, इधर पे मुझे दिया हुआ था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों इनइक्वालिटी बताती है कि तुम्हारा x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब सारा का सारा शेडिंग जो है तुम्हारा कौन से रीजन में होना चाहिए, सारा का सारा शेडिंग जो है वो तुम्हारे कौन से रीजन में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये यहां पे हम क्या बोलेंगे, जितनी भी शेडिंग हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर की हुई है उसका कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर के एरिया को हम हटा देते हैं, जो भी हमने शेडिंग की थी। तो अब कौन सा रीजन बचा, अब मेरे पास कौन सा रीजन बचा, मेरे पास तीन रीजन शेडेड दिख रहे।
एक तो ये वाला रीजन मुझे शेडेड दिख रहा है, ये, दूसरा ये वाला रीजन, और तीसरा ये वाला रीजन। ऐसा कौन सा रीजन है जिसके पास दोनों कलर दिख रहे हैं तुमको? मतलब वो क्या हो जाएगा, इनका कॉमन एरिया हो जाएगा, दोनों इन इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो तुमको दिख रहा है? ऑब्वियसली ये वाले रीजन में तुमको सिर्फ और सिर्फ ग्रीन मिल रहा था, तो इसको भी हटा दिया हमने, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू मिल रहा था, तो इसको भी हटा दिया। तो अब कॉमन रीजन कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ यही वाला। इसी कॉमन रीजन को, इन इक्वेशंस के कॉमन रीजन को ही हम बोलते हैं फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको? फीजिबल रीजन। क्या बोलते हैं हम इसको? फीजिबल रीजन। और इस फीजिबल रीजन के हमको क्या लेने होते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। कौन से इनके कॉर्नर पॉइंट्स? जिस पॉइंट्स ने इसको एनक्लोज किया है, जिस पॉइंट ने इस रीजन को एनक्लोज किया है, तो मैं उनको मार्क करता हूं यार। ये है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट ये। तो ये है आपके 4 पॉइंट्स, ये है आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स। आओ यार मार्क करते हैं इनको। ये पॉइंट कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट कौन सा है आपके पास? आपने ये लाइंस मार्क की थी, वैसे ही मार्क की थी। ये पॉइंट कौन सा है आपके पास? 0,60। तो एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया? 0,60। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 10,50। और ये तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये आपका है 20,0। और एक और पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 0,0। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अब हम ये सारे क्या हो गया? फीजिबल रीजन हो गया। ये शेडेड पार्ट जो है वो आपका फीजिबल रीजन हो गया, और इसको जो एनक्लोज कर रहे हैं पॉइंट्स, वो क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करेंगे, और जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मैक्सिमम मिल जाएगा, वही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो देख लेते हैं। तो देखते हैं अपन यहाँ पे। अब अगर मैं टेबल बनाऊं, कौन सी टेबल बनाऊंगा? कॉर्नर पॉइंट सेटिस्फाई करूंगा और ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में उनको सेटिस्फाई करते जाऊंगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो, ऊपर मैच कर लो, 0,60 बिल्कुल, 0,0, 20,0 और 10,50। अब मेरे को क्या करना है? इसमें सेटिस्फाई करना है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में, इनको सेटिस्फाई करना है। तो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60। और इधर पे क्या कर दोगे? 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 0। और यहां पे क्या कर दोगे? 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू 0। और यहां पे क्या कर दोगे? 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50। अब कहां पे ये मैक्सिमम मिल रहा है, इसके लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60 इज 4500, दिस इज 0 एंड दिस इज 5000। और इधर पे जहां पे 10,50 है, वहां पे कितना मिल रहा है? 6,250। तो मैक्सिमम कहां पे आया हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट? हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मैक्सिमम आता है 10,50 पे। किस पे आता है? 10,50 पे मैक्सिमम आया। मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम कब होता है? जब मैं 10 टेबल और 50 चेयर्स को सेल आउट करता हूं। और कितना होता है मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट? 6,250। ठीक है, इसमें मेरा क्या क्या सेटिस्फाई हो गया? मेरा बजट कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो गया कि मेरे को 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करने पड़े, और मेरा स्पेस कंस्ट्रेंट भी सेटिस्फाई हो गया कि पूरी की पूरी स्पेस जो है मेरी यूज हो गई। तो इसी तरीके के एलपीपी के सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। पहले पहचानना कि कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्या है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट की इक्वेशन लिखना, और उसके बाद आपको क्या करना है? उन्हीं इन इक्वेशंस का क्या बना लेना है? ग्राफ बनाना है। और उसी ग्राफ में आपको कॉमन रीजन फाइंड करना है, जिसको मैं फीजिबल रीजन बोलूंगा। उसके जो पॉइंट ने एनक्लोज किया हुआ है उसको मैं कॉर्नर पॉइंट बोलूंगा। उन कॉर्नर पॉइंट को उठा के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई कर दोगे, जो मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वो कर दोगे, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बस पूरे एलपीपी में यही करना है। तो ऐसे कितने क्वेश्चन रहेंगे? ऐसे आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पहला रहेगा आपको एक डाइट प्रॉब्लम टाइप का मिलेगा, दूसरा रहेगा आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन टाइप का मिलेगा क्वेश्चंस, वो मैं आपको अभी एग्जांपल्स में करा दूंगा, अभी मैं वीडियो में ही करा दूंगा ये सब। और तीसरा आपको मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तीसरा आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो अब हम
यहां से स्टार्ट करेंगे अपना पहला टाइप जो है डाइट प्रॉब्लम्स का। हमारा पहला टाइप कौन सा है यहाँ पे? डाइट प्रॉब्लम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टाइप डाइट प्रॉब्लम्स का। ठीक है, अ हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स टुगेदर टू काइंड्स ऑफ फूड x and y in such a way that the mixture contains at least 10 units of vitamin A, 12 units of vitamin B and 8 units of vitamin C. अब यहाँ पे द विटामिन कंटेंट्स ऑफ 1 kg ऑफ फूड आर गिवन बिलो। अब विटामिन कंटेंट्स आपको दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं? विटामिन ए बी सी तीनों है। यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है और विटामिन सी भी है, और फूड एक्स टाइप का भी है और फूड वाई टाइप का। तो अब 1 kg ऑफ फूड कॉस्ट, फूड एक्स कॉस्ट 6 रुपीज, इसका जो प्राइस है वो कितना है? 6 रुपए। और y का प्राइस कितना है भाई साहब? 10 रुपीज। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर विच विल बी प्रोड्यूस्ड विच विल प्रोड्यूस द डाइट। अब यहाँ पे क्या है? लीस्ट कॉस्ट निकालनी है। मिक्सचर की क्या निकालनी है? लीस्ट कॉस्ट। तो मिक्सचर की लीस्ट कॉस्ट कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे एक्स टाइप का मैंने फूड एक्स प्रोड्यूस किया होगा, तो वो क्या हो जाएगा? उसमें एक यूनिट कितने का पड़ता है? एक यूनिट 6 का पड़ता है, तो एक्स यूनिट कितने का पड़ेगा? 6x का पड़ेगा। एक्स यूनिट कितने का पड़ रहा होगा तुमको? 6x का पड़ेगा। और वहीं पे तुम्हारा जो सेकेंड है वो कितने का है? एक यूनिट 10 रुपीज का है, तो बेटा y यूनिट्स कितने का पड़ेगा तुमको? 10y रुपीज का। और ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इसको मैक्सिमाइज करना नहीं है, अब क्या करना है? इधर पे लीस्ट कॉस्ट करनी है। तो अब इसको क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम कॉस्ट निकालना पड़ेगा सब कुछ सॉल्व करके। तो अब मिनिमम कैसे निकालेंगे? हमको ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट मिल गया, हमको और क्या चाहिए? कंस्ट्रेंट इक्वेशंस चाहिए हैं। कंस्ट्रेंट क्या है यार? कंस्ट्रेंट क्या है इधर पे? अब इधर पे मिक्सचर में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए और 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी होना चाहिए। अब 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए अगर मिक्सचर कैसे बन रहा है? फूड एक्स और वाई को मिक्स करके बन रहा है, तो अब उसमें क्या होना चाहिए? 10 यूनिट्स का विटामिन ए होना चाहिए। तो अगर इसको मैं देखूं फूड एक्स में कितना है विटामिन ए? 1 यूनिट बोल रहा है। तो एक्स फूड ले लूं, अगर मैं उसका एक्स अमाउंट ऑफ फूड ले लूं, तो उसमें कितना विटामिन ए हो जाएगा? एक्स इंटू 1। और प्लस फूड वाई में क्या है? फूड वाई में विटामिन ए की क्वांटिटी कितनी है? 2 यूनिट्स। तो अगर मैं उसका वाई यूनिट्स ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1x प्लस 2y। और विटामिन ए जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये क्या कर दिया हमने? विटामिन ए के लिए कंस्ट्रेंट लिख दिया। विटामिन बी के लिए क्या हो जाएगा? विटामिन बी कितना है? 12 यूनिट्स। तो यहाँ पे 2 यूनिट्स है दोनों में, तो 2x प्लस 2y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और यहाँ पे 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी है। अब 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी है, तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये हमारी क्या बन गई? कंस्ट्रेंट इक्वेशन। और एक और चीज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो मैंडेटरी है ही, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एक्स और फूड वाई, ये तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा। तो बेटा हमको क्या करना है? इनको अब सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ग्राफ में सॉल्व करना। ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? हम इनको क्या करेंगे? x प्लस 2y को क्या मान लेंगे? इक्वल टू 0, इक्वल टू 10 मान लेंगे। अब अगर इक्वल टू 10 मान लेंगे तो x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। और y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,5। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 10,0। और 2x प्लस 2y को भी सॉल्व कर देंगे, इसको इक्वल टू 12 कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 6। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,6 और 6,0। दूसरा क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 रख दोगे तो बेटा x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। y को 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3। तो ये पॉइंट कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 0,8, दूसरा हो जाएगा 8/3,0। तो यहां पे आपके पास ये सारे पॉइंट्स आ गए। इन सारे पॉइंट से आप लाइन बना लोगे। इन सारे लाइन बनने के बाद आप क्या करोगे? उनके कॉमन रीजन्स को शेड करके कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के टेबल बना के उसको सेटिस्फाई कर दोगे। तो आओ चलो करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को बनाऊं,
अगर मैं इस लाइन को बनाऊं, यहां पे क्या हो जाएगा, अपना ये पॉइंट था ना, ये क्या था, x प्लस टू वाई वाला, तो इसको बनाओ x प्लस टू वाई इक्वल टू 10, तो वो लाइन ऐसी बन जाएगी तुम्हारी। कौन से पॉइंट से पास हो रही थी, 0,5 से पास हो रही थी और 10,0 से पास हो रही थी। तो अगर ये लाइन रिप्रेजेंट करती है किसको, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, x प्लस टू वाई ग्रेट, ये x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट कर। लेकिन मुझे तो इनइक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन में, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसको सेटिस्फाई करना है, और अगर इसको सेटिस्फाई करना है तो इन इक्वेशन मेरा रीजन रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा रीजन रिप्रेजेंट करती है अगर, तो इधर पे कौन सा रीजन आंसर होगा, तुम्हारे पास दो रीजन है, एक रीजन ये है और दूसरा रीजन ये है। इसको मैं बोल देता हूं तुम फर्स्ट रीजन हो, इसको मैं बोल देता हूं तुम सेकंड रीजन हो। तो फिर वही फंडा बेटा, फिर वही फंडा, 0,0 को सेटिस्फाई करके देख लो। सेकंड रीजन पे कौन लाई कर रहा है, 0,0 लाई कर रहा है, तो ओरिजिन कंटेनिंग कौन सा हो जाएगा, सेकंड रीजन हो जाएगा। तो इसको क्या करो, सेटिस्फाई करके देख लो। 0 प्लस 2 इंटू 0, ये क्या है, 0। And is 0 greater than equal to 10 correct? No, this is incorrect. तो क्या अब ओरिजिन कंटेनिंग वाला हमारा आंसर होगा, नहीं भैया। अब कौन सा आंसर होगा, नॉन ओरिजिन कंटेनिंग रीजन। वो कौन सा हो गया, फर्स्ट रीजन। वो कौन सा रीजन हो गया, फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, सेकेंड और थर्ड लाइन भी बनानी पड़ेगी, और उन सबका क्या लेना पड़ेगा, कॉमन रीजन, जिसको मैं बोलूंगा फीजिबल रीजन। उसी फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उसी फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, उनको मुझे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो आओ अब क्या करते हैं, तीनों की तीनों लाइन को उठाते और ग्राफ पे बना देते हैं। तो तीनों लाइन को अगर ग्राफ पे, यहां पे पहले हमने बनाया, ये वाली लाइन बनाई, ये कौन सी लाइन थी, x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 बना दी। और दूसरी लाइन कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, यहां पे जो पास कर रही थी किससे, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन हो जाएगी आपकी, ब्लू वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 6 को, x प्लस वाई इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब एक और लाइन बच गई, एक और लाइन बच गई, ये कौन सी लाइन थी, x प्लस टू वाई इक्वल टू 10 की लाइन थी। तो अब दूसरी जो तीसरी लाइन है वो कौन सी हो जाएगी, ये जो तुम्हारा तीसरा लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ग्रीन वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8। और ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, x प्लस टू वाई इक्वल टू 10। तो इधर से ये सारी आपकी लाइंस बन जाएंगी। अब कौन सा रीजन आंसर होगा, उसके लिए तीनों हमको इन इक्वेशन को देखना पड़ेगा। कौन सी तीन इन इक्वेशन, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब मुझे दो और चीजें पता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिर्फ क्या बोलते हैं कि सारी शेडिंग भैया किस में कर दो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर दो। बहुत ही बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा रीजन मार्क करूं, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन, ये रेड वाले रीजन में। अब मैंने क्या किया था, 0 प्लस 2 इंटू 0 अभी करके दिखाया, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। दिस इज इनकरेक्ट, इट मींस नॉन ओरिजिन कंटेनिंग वाला साइड इज योर आंसर। तो बेटा अगर मैं रेड लाइन के ऊपर वाला रीजन, अब कौन सा हो जाएगा, ओरिजिन मतलब नीचे वाला नहीं, अब लाइन के ऊपर वाला रीजन तुम्हारा आंसर है। तो मतलब कौन सा रीजन आंसर होगा, रेड लाइन के ऊपर वाला रीजन। रेड लाइन के क्या हो जाएगा, ऊपर वाला रीजन आंसर हो जाएगा। तो ये वाला रीजन भी हो जाएगा, ये वाला रीजन भी हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला सारा रीजन तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला रीजन भी हो जाएगा और ये वाला पूरा रीजन हो जाएगा। तो ये पूरा रीजन जो है अब आपका इस इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बाकी दो इक्वेशन क्या बोलती हैं। बाकी दो इक्वेशन, एक बोलती है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होना चाहिए। अब 2x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब ये हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो बेटा यहाँ पे 0 और 0 सेटिस्फाई करके देखोगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। मतलब ब्लू वाली लाइन में भी एक ऊपर वाला रीजन था जिसमें ओरिजिन नहीं, एक नीचे वाला रीजन था जिसमें ओरिजिन है। लेकिन मुझे दिख गया कि ओरिजिन सेटिस्फाई करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्लू लाइन में भी ऊपर वाला रीजन। ब्लू लाइन में भी कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन। वो कौन सा है, ये है ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन, और ये वाला पूरा एरिया भी कौन सा है, ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ब्लू लाइन के ऊपर वाला रीजन जो है हो गया। ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारे
ब्लू लाइन के ऊपर वाला। अच्छा, और कहीं मार्क क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारा का सारा शेडिंग अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा ब्लू वाले रीजन में भी, और उसका कौन सा हो गया, ब्लू वाली लाइन में भी कौन सा आंसर हो गया, उसके लाइन के ऊपर वाला रीजन। अब तीसरा बचा बेटा, तीसरा क्या बचा आपके पास, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, इधर पे भी 0 0 डालोगे आप, 3 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विच इज अगेन इनकरेक्ट। मतलब जो ग्रीन वाली लाइन है, ये जो आपकी ग्रीन वाली लाइन है 3x प्लस वाई इक्वल टू, इसका भी कौन सा रीजन, नॉन ओरिजिन कंटेनिंग। अब आप देखो, अगर ये ग्रीन वाली लाइन जो है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, इसके नीचे वाला रीजन कौन सा है, इसके ये वाले साइड में ओरिजिन कंटेनिंग है। तो क्या इसको मैं लूंगा, इसको नहीं लूंगा। किसको लूंगा, जो ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है वो वाला साइड को शेड करूंगा। तो वो वाला साइड शेड करूंगा तो वाला साइड कौन सा हो जाएगा, लाइन के राइट साइड वाला। क्या ये वाले रीजन को मार्क करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लेना देना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कहीं और लेना देना नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा रीजन है, ये ग्रीन वाले लाइन के ऊपर वाला रीजन, मतलब ग्रीन वाली लाइन के पूरा राइट साइड वाला तुम्हारा आंसर है। ये पूरा मार्क हो जाएगा, और कौन सा मार्क हो जाएगा, ये वाला रीजन भी मार्क हो जाएगा, इसके राइट साइड वाला, है ना, और ये वाला रीजन भी मार्क हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा कॉमन रीजन है जहां पे तीनों के तीनों शेड हो रहे, जहां पे तीनों कलर्स आपको दिख रहे हो। तो बेटा क्या यहां पे आपको तीनों कलर दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो मैं इस वाले रीजन को हटा दूंगा, यहाँ पे सिर्फ येलो था। यहाँ पे कौन से रीजन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या था आपके पास, ब्लू और येलो, तो इसको भी हटा दूंगा। यहाँ पे भी आपको मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा रीजन बचा, ये वाला जो रीजन है, इसमें क्या है, ब्लू और ग्रीन बस है, इसको भी हटा दो, इसमें बस ग्रीन बस है, इसको भी हटा दो। तो बचा कौन सा आपके पास, सिर्फ इसके ऊपर वाला रीजन। तो यहाँ पे कौन कौन से आपके कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, एक कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है, चौथा कॉर्नर पॉइंट ये हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके अब क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स भी आ जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक कॉर्नर पॉइंट हो गया ये 10,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट यहां से देखो 1 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये कौन सा हो जाएगा 2,4। बेटा ये कौन सा हो जाएगा 1,5, ये कौन सा हो जाएगा 1,5, और यहां पे देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा 6 7 8, तो ये कौन सा हो जाएगा 0,8। ये कौन सा रीजन हो जाएगा यहाँ पे 0,8। तो अब आपका कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से मिल जाएंगे आपको, ये सारे आपके कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा 10,0, एक हो जाएगा 2,4, एक हो जाएगा 1,5 और चौथा हो जाएगा 0,8। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट्स को आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखोगे। इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फिर से क्या, 6 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 60। ऐसे करके बाकी सारे भी आते जाएंगे। हमको ये याद रखना है, इसको मेरे क्या करना है, इसको मिनिमम करना है। इसको क्या करना है, मुझे मिनिमम करना है। और अगर ध्यान दो, इस सारे वैल्यूज को अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में सेटिस्फाई करता हूं तो मेरा मिनिमम वैल्यू मेरे को कहां मिलती है, मिनिमम वैल्यू मिलती है मेरे को 2,4 पे। मिनिमम वैल्यू क्या कहां मिली मेरे को, 2,4 पे। मतलब मैं कैसे करूं इसको, मतलब फूड एक्स का मैं क्या करूंगा 2 यूनिट्स ले लूंगा, और फूड वाई का मैं क्या करूंगा मिक्सचर में 4 यूनिट्स ले लूंगा। तो इसी हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा कॉस्ट है पूरे मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा, लीस्ट। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। इसी टाइप से आपको इस एलपीपी के सारे क्वेश्चन करने होते हैं। प्रोसेस फिक्स्ड है, क्या है प्रोसेस, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, कॉमन रीजन मतलब फीजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट्स, और उन कॉर्नर पॉइंट्स को उठा के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में एक टेबल बना के डाल दो, जो मिनिमम मैक्सिमम जो भी करने बोला है उसको सेटिस्फाई कर दो और आंसर दे दो। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं। पूरे एलपीपी में यही चलता रहता है, पूरे एलपीपी में यही चलता रहता है। बस आपको ग्राफिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप रीजन सही शेड करो। अगर आपने रीजन ही गलत शेड किया तो बेटा आपका सही आंसर नहीं आएगा। तो बेटा ये 8 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 8 मार्क्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज इसको मत छोड़ना, प्लीज इसको मत छोड़ना, है ना। इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, जो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आते हैं उसको भी मैं आपको दे दूंगा, वो सब आप वो भी प्रिपेयर कर लेना। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी रहेंगे। इसमें अभी आपका क्या हुआ है, डाइट प्रॉब्लम्स मैंने करा दिया, डाइट प्रॉब्लम्स में और बहुत सारे क्वेश्चन है। आप बिल्कुल दूसरे वीडियोस रखे हुए फुल कोर्स के, उसमें जाके देख सकते हो आप, है ना।
ये मैंने आपको एक टाइप बता दिया और एक ऑप्टिमल का भी बता दिया था, एक और ऑप्टिमल का करवा दे रहा हूं क्वेश्चन में आपको। तो मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट क्लास में आपको दो चीजें करा दूंगा, ठीक है। अभी बेसिक समझा दिया आपको, और क्या पढ़ा दिया, डाइट प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या कराऊंगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन वाला क्वेश्चन और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन। और ऐसे करके हमारा एलपीपी भी क्या हो जाएगा, खत्म। मतलब 8 मार्क्स की और हमारी प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। 26 तारीख तक ही हमारी कितनी प्रिपरेशन हो गई, पहले ही हमारी हो चुकी थी 25 मार्क्स की, 8 मार्क्स की और हो गई 33 मार्क्स की प्रिपरेशन 26 तारीख तक ही खत्म हुई। 10 दिन भी नहीं हुए अभी क्रैश कोर्स को चालू है। आप मेरे साथ सब करते चलो, जो डाउट्स है क्लियर करते चलो। आरडी शर्मा उठाओ, थोड़ा सा हिम्मत करो और उससे प्रैक्टिस करते चलो। उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस आरडी शर्मा के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के दिए हुए हमारे ऐप पर, वो बिल्कुल आप देखते चलो, ठीक है। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। तो मैं चलता हूं, अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स के साथ। बाय।